आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और एक खास पेशकश लेकर इस वक्त हाजिर हूँ। आज पाकिस्तान में यानी कि 14 अगस्त जश्न आजादी है, 15 अगस्त भारत में स्वतंत्रता दिवस है। लेकिन इन सब के बीच में जब दोनों मुल्क इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, चौथे स्तंभ की आजादी पर बहुत गहरे निशान खड़े हो रखे हैं, सवालिया निशान खड़े हो रखे हैं। प्रेस की फ्रीडम के साथ साथ खास करके जो महिला पत्रकार हैं उन पर जिस तरीके से खास करके सोशल मीडिया पर लगातार अब्यूजेस हो रहे हैं, ट्रोलिंग हो रही है, इसे लेकर पाकिस्तान में कुछ पत्रकार साथ आए। उन्होंने बकायदा एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी किया है। तो पाकिस्तान में जहां पर पिछले कई दशकों में तख्ता पलट भी हुए हैं, वहां सेना के साथ भी जो है लगातार खास करके जहां तक रिपोर्टर्स के रिश्ते का सवाल है, आसान नहीं होता है वहां कतई रिपोर्टिंग कर पाना। भारत में भी अगर हम देखें, भारत ने कभी इमरजेंसी का भी दौर देखा है, आज अलग तरीके के अथॉरिटेरियनिज्म की भी हम बात करते हैं, मेजॉरिटेरियन की बात करते हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से सोशल मीडिया की ये जो दिक्कतें हैं वो कॉमन ब्रिज नजर आती हैं जब हम विमेन रिपोर्टर्स की बात करें दोनों मुल्कों में। टीवी में तो एक धड़ा ऐसा है जो सरकारों की पीआर करता हुआ नजर आता है, जो लोग सत्ताधारी हैं या पोजीशंस ऑफ पावर पर हैं उनसे सवाल नहीं पूछना चाहता, और जो सीरियस आवाजें हैं जो सवाल पूछना चाहती हैं, खास करके उनमें अगर महिलाओं भी हो, तो उनको किसी तरीके से लेबल किया जाता है या थ्रेट्स किया जाता है। इन्हीं सब मसलों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हेमल सरफराज, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लाहौर से हमारे साथ जुड़ रही हैं, और current.pk जो एक न्यूज पोर्टल है उनकी आप को फाउंडर भी हैं। साथ ही मुनीज़ा जहांगीर, आप हमारे साथ लाहौर से जुड़ रही हैं और ह्यूमन राइट्स पर खास करके बहुत ज्यादा आप काम भी करती हैं आपके प्लेटफॉर्म voice.pk के जरिए। सुहासिनी हैदर, भारत में एक बड़ा नाम जर्नलिस्ट हमारे साथ, द हिंदू की डिप्लोमेटिक एडिटर, नेशनल अफेयर्स एडिटर, आप हमारे साथ दिल्ली में जुड़ रहे हैं। तो मैं इस चर्चा को शुरू करने के पहले सिर्फ शुरुआती जो दो लाइन है, जो स्टेटमेंट जारी किया गया है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की तरफ से, वो पढ़कर सुनाना चाहूंगी दर्शकों को। Vicious attacks through social media are being directed at women journalists and commentators in Pakistan, making it incredibly difficult for us to carry out our professional duties. The target of these attacks are women with differing viewpoints and those whose reports have been critical of the Pakistan Tehreek-e-Insaf's government and more specifically its handling of the coronavirus pandemic. सबसे पहले तो महमल, अगर मैं आपसे शुरुआत कर सकूं कि क्या लगा कि पानी सर से ऊपर बह चुका है, क्या वजह रही कि आखिर आप जर्नलिस्ट को इस तरह से स्टेटमेंट बयान जो है वो जारी कर? थैंक यू स्मिता फॉर हैविंग मी। जश्न आज़ादी मुबारक पाकिस्तान, और कल आप लोगों की भी जश्न आज़ादी, तो आप लोगों को भी उसकी बहुत मुबारक। जो आपने बात की, देखिए स्मिता, आपको पता है कि ट्रोल्स जो हैं, ऑनलाइन ट्रोल्स, ये कब से हैं, ये कई सालों से हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई नई चीज हो। गालियां भी हमें बहुत पड़ती रही हैं, हम इम्यून भी हो जाते हैं एज जर्नलिस्ट, हम सब पत्रकार जो है, आदमियों को भी पढ़ती हैं, औरतों को भी पढ़ती हैं। लेकिन एक दो तीन चीजें इसमें, पहली चीज ये कि जो जेंडर बेस्ड स्लर्स और थ्रेट्स और जो गाली है ना, वो बहुत ही गंदी नोयत की होती है। मैं आपको कहूँ, मुझे व्हाट्सएप पे कई दफा anonymous numbers in the sense कि numbers I don't recognize of course and then I block them, वो इस तरह के मैसेजेस, इतने ग्राफिक किस्म के कई दफा मैसेजेस होते हैं जस्ट बिकॉज वो मेरे से पॉलिटिकली डिसएग्री करते हैं। तो मैं वो पढ़ भी नहीं सकती, मैं बस सिर्फ वो एक या दो लाइन मुझे समझ आ जाती है, ब्लॉक कर। फिर ट्विटर के ऊपर भी इस किस्म की बहुत सारी चीजें आती हैं, आपके ऊपर इल्जाम लगते हैं कि आप उसके साथ सोती हैं, आप फलाने के साथ है, आप पैसे लेती हैं इस पॉलिटिकल पार्टी से, उस पॉलिटिकल पार्टी से, इस तरह आप इवन जो आदमियों को भी गाली पड़ती है, मेल जर्नलिस्ट को, वो भी आप अगर आधी से ज्यादा निकाल के देखें तो वो उनकी माँ बहन के बारे में, वो भी सेक्सुअलाइज्ड इन नेचर ही होती है। हम लोगों ने ये सोचा, जब हम चंद जर्नलिस्ट जिनके खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रोलिंग हो रही थी, और वो ऑर्गेनाइज्ड ट्रोलिंग इस तरह से हो रही थी कि कोई मिनिस्टर या गवर्नमेंट ऑफिशियल हमारी कोई स्टोरी या हमारी कोई ट्वीट या कोई इस तरह की चीज निकाल कर और उसके ऊपर सवाल उठा देते थे, और वो एक तरह से एक सिग्नलिंग होती थी, और उसके बाद फिर हमारे ऊपर जो ऑर्गेनाइज्ड ट्रोल्स जो है वो शुरू हो जाते थे एक या दो दिन के बाद। पर जो हमने चीज एक देखी थी, क्योंकि एक जो पीटीआई की पूरी जो टीम्स है, ट्रोल टीम्स है, आई थिंक उन्होंने हमारे आप लोगों के मुल्क से बहुत कुछ सीखा है, और जो एक मोदी भक्त की जिस तरह टीम होती है, एक सोशल मीडिया पे उनकी जिस तरह प्रेजेंस है, उसी मॉडल को फॉलो करते हुए इन्होंने भी एक अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग मीडिया टीम जो है ना, सोशल मीडिया टीम रखी।
वो जो ऑर्गेनाइज ट्रोलिंग के अंदर उनका बड़ा हाथ होता है, वो बड़े तरीके से करते हैं, वो टारगेट्स जो भी वो डिसाइड करते होंगे, और उनकी देखा देखी आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारी जो है वो भी अपने सोशल मीडिया में किसी को पीटीआई कोई उन्होंने बनाई, बिकॉज दे यूज्ड टू डोमिनेट द सोशल मीडिया, और जिस तरह हमारे सोशल मीडिया अकाउंट भी हैक करने की उसके बाद कोशिशें भी होती थी। तो इसके बाद हम लोगों ने शुरू में तो हमने इग्नोर किया स्मिता, मेंशंस नहीं चेक की, बल्कि यहाँ तक कह अच्छा यार मेंशंस ही ना चेक करो। हम लोगों ने चंद ने फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि लेट्स नॉट, इट्स टू टॉक्सिक, इट्स टू नेगेटिव, सो वी वोंट इवन चेक दैट। और हम उसके बाद हम, लेकिन फिर इट गॉट टू मच, बिकॉज हमारे प्रोफेशनल करियर्स को भी ये हर्ट कर रहे थे। बहुत ज्यादा चीजों में, कुछ में हमारे एक्सेस ब्लॉक हो रही थी, कुछ में, और फिर हमें जिस तरह से डिस्क्रेडिट किया जा रहा था, तो उसकी वजह से आपके ऊपर, जब जर्नलिस्ट की तो क्रेडिबिलिटी, देखिए हमने तो पैसा नहीं कमाया, हमने क्रेडिबिलिटी ही कमाई है अपने काम से, अपने हार्ड वर्क से। तो ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज थी। सो देन वी डिसाइडेड टू कम टुगेदर। फिर हमने मिलकर एक स्टेटमेंट बनाई, हमने बाकी अपनी सीनियर जर्नलिस्ट को, अपने बाकी कॉलीग से बात की, और फिर हमने इनिशियल जो है वो सिग्नेचर्स लेके फिर हमने वो कैंपेन जब ट्विटर पे स्टार्ट की, और ट्विटर पे कैंपेन स्टार्ट करने के बाद नंबर 1 ट्रेंड भी किया, टैक्स ऑन साइलेंस प्लस पूरा दिन ऑलमोस्ट। और ये था कि हमें उसकी सपोर्ट भी बहुत जेन्युइन सपोर्ट मिली। सो आई थिंक इनफ इज इनफ। ये हमने सोचा कि बहुत हो गया, पानी सर से नहीं अभी गुजरा, अभी तो और भी चीजें होंगी मेरे ख्याल में, इतनी जल्दी साइबर बुलिंग खत्म नहीं होती, बट स्टिल हमें ऑन द रिकॉर्ड लाना था। हमारा मकसद था कि हम रिकॉर्ड पर लेकर आए, हमारे साथ जरूर है, और हम चुप नहीं रहे। बिल्कुल। मुनी से अगर आप कह सकें, क्योंकि मैं देख रही थी जो लोगों के रिएक्शंस आए हैं उसमें वो लोग बहुत सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग जेंडर कार्ड खेलने की कोशिश क्यों कर रही हैं, आप लोग यहाँ पर मेन विमेन दोनों अब्यूज होते हैं, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक तरीके से आर्गुमेंट दिया जा रहा है। मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यहाँ पर लॉजिक कैसे आता है जब लोग डेथ थ्रेट्स की बात करते हैं, रेप थ्रेट्स की बात करते हैं? स्मिता, सबसे पहले तो आपको आजादी मुबारक हो, और जितने भी हमारे यहाँ पे व्यूअर्स हैं उन सबको हिंदुस्तान पाकिस्तान में आजादी मुबारक हो। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जहां तक बात है तो हैरत अंगेज बात यही है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में जो लोग अब बात कर रहे हैं कि जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए कि मैं आपको गाली दे सकूं, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए कि मैं आपको रेप थ्रेट दे सकूं, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए कि मैं आपकी जिस्म के ऊपर तरह तरह की तस्वीरें निकाल के बातें कर सकूं। वही लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जहां तक बात करते हैं तो वो अथॉरिटेरियन स्टेट्स में रह के करते हैं कि जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हम डिनाई कर वाले से, पेट्रियटिज्म के हवाले से, पाकिस्तान की साख को खतरा होता है। आप यहाँ भी लोग कहते हैं हिंदुस्तान की साख को खतरा हो सकता है अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ज्यादा उभारा गया। अगर यहाँ पे उनका पैंतरा बदल जाता है, जब खवातीन की बात आती है और उनकी हरासमेंट की बात आती है तो उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन याद आ जाता है। जो चिट्ठी लिखी है आप लोगों ने, इसका मेन मकसद क्या है? क्योंकि काफी बार लोग कहते हैं कि भाई आप अगर ट्विटर पर अब्यूजर्स हैं तो उनको आप म्यूट कर दे, आप उनको ब्लॉक कर दे। ये आपको क्या लगा, ये क्या मजबूरियां थी कि ये चिट्ठी जो है आपको लगे कि ये स्टेटमेंट जारी करना चाहिए? देखिए स्मिता, मैं ये समझती हूँ कि हर जनरेशन की बर्दाश्त का लेवल कुछ अलग होता है। जब ये कहा गया कि आप भी अपना नाम डालें इस चिट्ठी के ऊपर, तो मैंने सोचा कि ये तो हमारे साथ आए दिन होता है। हम तो बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए भी, हम बीन इन बॉम्ब ब्लास्ट, बीन इन शूट आउट्स, फिर इस किस्म की हरासा तो हमें फिजिकली भी किया जाता है। जब हम क्राउड्स के अंदर जाते हैं, जब रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो क्या कुछ नहीं फेस करना पड़ता, गालियां भी खानी पड़ती हैं। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है अगर सोशल मीडिया में आपको किसी ने गाली दे दी। मगर फिर मैंने सोचा कि एक हर जनरेशन की एक अपनी लड़ाई होती है, और शायद जो हमारी यंगर जनरेशन ऑफ जर्नलिस्ट है वो इस किस्म की गालियां वगैरह अब नहीं बर्दाश्त करना चाहती, और वो ये समझती हैं कि ये तमीज के ज़ुमरे से बाहर है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत जरूरी होता है कि आप समझें उस जो एज है उसकी नौयत को समझें, और दूसरा ये है कि क्या हम सही है कि हम ये सारा कुछ टॉलरेट करते रहे। क्योंकि अगर ये न्यू नॉर्मल बन गया और खवातीन के ऊपर रेप थ्रेट्स और ये स्लर्स, अगर ये न्यू नॉर्मल बन गया तो क्या हम ये छोड़ के जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के लिए। तो मैं समझती हूँ कि ये सोच के मैंने कहा कि नहीं, अब हमें कह देना चाहिए इनफ,
ये हमारी रेड लाइन है और हम नहीं चाहते कि हमारी जो यंगर जनरेशन है वो इस डर से अपनी जर्नलिज्म करें कि आज मैं कुछ कहूंगी हुकूमत के खिलाफ तो मुझे इस किस्म की गंदी गालियां का बर्दाश्त और मुझे बर्दाश्त करनी पड़ेंगी ट्विटर के ऊपर। और मैं आपको बताऊं बहुत सारी ऐसी खवातीन सहाफियां बनना चाहती हैं, खवातीन सहाफी बनना चाहती हैं जो समझती हैं कि जी अगर हम सहाफत में आ गए तो अगर जिस तरह इनको गालियां पड़ी, इनकी बेइज्जती हो रही है, हमारी भी होगी। इसलिए बहुत सारी young women they don't want to come into this profession और हम इस प्रोफेशन के साथ we want to be fair to this profession, we want to report without fear। तो मैं समझती हूँ कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है ही नहीं। मैं समझती हूँ ये हम किस किस्म का माशरा और किस किस्म की एक, देखिए हम सहाफी हैं, हमारा एक प्रोफेशन है और मैं और आप कई अरसे से रिपोर्टिंग भी करते आ रहे हैं। बहैसियत रिपोर्टर एक सहाफी, एक खातून का रिपोर्टिंग करना हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत मुश्किल होता है। ना सिर्फ उसको अपने घर की तरफ से एक मसला होता है बल्कि माशरे में जब वो रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो आपको भी पता है कि कहाँ कहाँ से उसको बच के चलना पड़ता है, ऑफिस एनवायरनमेंट में उसको बच के चलना पड़ता है। फिर अब ये नई चीज है, मैंने और आपने तब शुरू किया जब सोशल मीडिया इतना मशहूर नहीं था या इतना पॉपुलर नहीं था, मगर अब सोशल मीडिया के ऊपर खवातीन जर्नलिस्ट को गालियां पड़ती हैं, उनकी तस्वीरें जो हैं उनको जक्सटापोज किया जाता है नंगी मॉडल्स की तस्वीरों के साथ, रेप थ्रेट उनको दी जाती है। अब हैरत अंगेज बात यह है कि स्मिता जब ये मेरी कॉलीग्स ने मुझे कहा कि हमें ये साइन करना चाहिए तो मैंने सोचा, मैंने कहा सोशल मीडिया पे तो गालियां पड़ी हैं, इसमें क्या बड़ी बात, क्योंकि हम इतने शायद डिसेंसिटाइज हो गए हैं, गोलियां खा चुके हैं, आप समझ लें कि हर किस्म की थ्रेट्स हो चुकी हैं, फोन कॉल्स पे थ्रेट्स हो चुकी हैं, बॉम्ब ब्लास्ट में कवर कर चुके हैं, तो डिसेंसिटाइज हो चुके हैं। मतलब फिर मैंने इस बात को सोचा कि क्यों ना हम बोलें और क्या ये सही होगा कि इस किस्म का माहौल बन जाए खवातीन जर्नलिस्ट के लिए और ये न्यू नॉर्मल हो जाए। मैंने इस बात को सोचा अगर ये न्यू नॉर्मल हो जाता है और नेक्स्ट कि हम ये गंदगी छोड़ के जा रहे हैं, वो हमसे पूछेंगे आपके साथ जब हुआ तब आप बोलती और तभी रोक लेती इसको, तो शायद उनमें इतनी हिम्मत ना होती कि ये आगे बढ़े। तो ये बात है आगे की, हमने कैसे आगे बढ़े बहैसियत एक माशरा और हमने किस किस्म की इन्वायरमेंट, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, पूरी दुनिया हो, एज विमेन जर्नलिस्ट किस इन्वायरमेंट हमने नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ के जानी है कि वो किस किस्म के माशरे के अंदर आएंगे कि वो डर डर के रिपोर्टिंग करेंगे कि अगर वो कुछ कह देंगे तो उनको आगे से जिस किस्म के, मैं तो मुनासिब नहीं समझती, मगर जिस किस्म के अल्फाज से पुकारा जाता है, इस किस्म के अल्फाज से पुकारा जाए, सो देयर हैज टू बी अ रेड लाइन एंड वी हैव टू ड्रॉ इट। And so that I think really is the real question, that where is that red line, when do we draw it? Freedom of expression, हम तो freedom of expression के लिए लड़ने वाले लोग हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको अपनी जुबान को इस्तेमाल करके हमें डराएं धमकाएं ताकि हम उस तरह रिपोर्टिंग करें जैसे कि आप चाहते हैं। बिल्कुल। और सुहासिनी, जब आप ये महमल को और मुनीसे को आज ये बातें करते हुए सुन रही हैं, भारत में भी आज हम अलग अलग डिग्री में देखते हैं, फिर वही सिर्फ विमेन जर्नलिस्ट ही नहीं, मेल जर्नलिस्ट के साथ भी, अभी कारवान के रिपोर्टर्स के साथ जो कुछ हुआ जब वो दिल्ली रायट्स की फॉलो अप रिपोर्टिंग के लिए गए, और सोशल मीडिया पर क्या ये बातें रेजोनेट हो रही हैं कि भाई वो पाकिस्तान की बातों का जिक्र करते हैं लेकिन लगता है कि ये तो भाई इंडिया के सूरत हाल में भी फिट बैठ रही है? थैंक यू स्मिता फॉर इनवाइटिंग मी, और मैं महमल और मुनीसे को भी मुबारकबाद देना चाह रही हूँ जश्न आज़ादी की। एक्चुअली स्मिता, मैं कहना चाह रही हूँ कि साउथ एशिया में हमने एक दूसरा रूप देखा हुआ है। हम जब, शायद आपको याद नहीं होगा लेकिन मुझे याद है, जब हम छोटे थे तो बाहर जाने में भी हिचकिचाहट होती थी क्योंकि एक ऐसा था कि कोई देख लेगा आप क्या पहन रहे हैं, कोई सीटी मार लेगा। The idea of these things is to propagate a patriarchal mindset और to say कि औरतों को सोच के पब्लिक स्फीयर में जाना चाहिए और उनको जो स्पेस मिलता है पब्लिक स्फीयर में उसको कर्टेल करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो हम आज सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो उसका एक एक्सटेंशन है
मैं जानती हूँ कि बहुत ऐसे हैं, मतलब मेल भी हैं जिनको ट्रोलिंग होती है, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि अगर आप एक आदमी को ले लें जो जर्नलिस्ट हो और एक लेडी को ले लें जो जर्नलिस्ट हो, तो जिस तरह की ट्रोलिंग वो फेस करते हैं बहुत अलग है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जनवरी में एक स्टडी की थी पॉलिटिशियंस पे, और उन्होंने देखा कि विमेन पॉलिटिशियन 30 to 40% ज्यादा ट्रोल किए जाते हैं इन कंपैरिजन टू मेल पॉलिटिशियन। अगर किसी भी पोजीशन में एक औरत हो तो उसको टारगेट किया जाता है इन अ वे जो जिस तरह से मेन को नहीं टारगेट किया जाता है। क्या क्या कहा जाता है, पहले तो एक पेट्रियार्कल सा होता है कि आपके हस्बैंड ने क्या कहा, आपके फादर ने क्या कहा। विमेन आर ऑलवेज बीइंग पुट इन दैट बॉक्स कि यू हैव टू बी डिफाइंड बाय हु एल्स इज द मेल इन योर फैमिली। उसके अलावा एक सेक्सुअल तरीके से हरासमेंट होती है जो जिस तरह से मेन जो शायद मेन फेस नहीं करते हैं। आपने कैरावान मैगजीन का जिक्र किया था, उसमें क्या हुआ था, 3 जर्नलिस्ट गए थे एक एरिया में और कुछ गुंडों के साथ, मतलब कुछ गुंडे वहां पर आ गए थे, उनको थ्रेटन कर रहे थे, और जो 3 जर्नलिस्ट थे उनको अलग अलग तरह से थ्रेटन किया गया। एक जो थे उनको मारा या पीटा गया, दूसरे को ज्यादा पीटा गया क्योंकि वो माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे, लेकिन जो लेडी थी उनके साथ उनको सेक्सुअली हरास किया। तो ये जो सेक्सुअल कंपोनेंट आ जाता है, मुझे पता है कि बहुत है जिन्होंने मुझसे कहा है कि आप ना आप एज अ वुमन आपको क्या बंदिश है, आपको सारे फ्रीडम्स हैं और आप फिर भी ये विमेन कार्ड यूज करना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि एक्चुअली अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो एक एक्सटेंशन बन गया है कि जहाँ पे विमेन को सेक्सुअली टारगेट किया जाए, जेंडर बेस्ड टारगेटिंग जो बुलाते हैं। इस चीज को रोकने के लिए हमें मतलब कंप्लेन करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जैसे मुनीर जी ने कहा, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां इस तरह के ट्रोलिंग को ना उनको सहना पड़े और एक तरह से डिसेंसिटाइज ना हो जाए सोसाइटी की, ठीक है ट्रोलिंग होती है, चलें, इतना आप बतंगड़ बना दें। जब आप ट्रोलिंग की बात करते हैं तो आप ट्रोलिंग पे हाईलाइट, मतलब उनको ज्यादा आप ऑक्सीजन ऑफ पब्लिसिटी दे रहे हैं, उसको इग्नोर करना चाहिए। क्या है, आप किसी को ब्लॉक कर दो। लेकिन प्रॉब्लम इज कि व्हाई शुड पीपल फील कि दे कैन गो आफ्टर वुमेन इन द सेम वे, एंड आई थिंक जर्नलिस्ट फेस इट मोर देन अदर्स। महमल, यू नो, आप तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रही थी, जो रूलिंग पार्टी है, इमरान खान प्रधानमंत्री है, वजीर आजम है वहां पर। आप लोगों की स्टेटमेंट में आप लोगों ने एक और बहुत अहम बात कही कि आप लोगों की जो खास करके जो महिला सलाफियां हैं उनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं, काफियों की सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड हो गई हैं। रिएक्शंस क्या आ रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ क्या खड़े होने को तैयार हैं, या सिर्फ इसलिए खड़े होने को तैयार है क्योंकि वो इस वक्त ऑपोजिशन में है, और मोर और लेस इस तरह का बिहेवियर क्या सारे पार्टीज में नजर आता है? ये स्मिता, जो एक चीज थी जो अकाउंट्स हैक होने की बात है, वो तो एक्चुअली मेरे साथ कल अराउंड 7:21 PM पाकिस्तान टाइम दोबारा हैक करने की मेरे ट्विटर को कोशिश की गई। जुलाई के अंदर देयर वर 20 अटेम्प्ट्स इन वन डे, देन देयर वर 9 and 10 अटेम्प्ट्स इन वन डे। अप्रैल में, मतलब मेरे साथ तो कोई 4-5 दफा लगातार हो रहा है। और वही जिस तरह मैंने बताया कि अप्रैल में एक्चुअली दिस कैंपेन स्टार्टेड बिकॉज यू नो द थिंग इज के सम मिनिस्टर्स टैग अस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टैग अस, या हमारी स्टोरीज को वो टैग करके वो उसको डिस करते हैं जब, तो वो एक सिग्नल होता है कि जी आप इनके पीछे पड़ जाओ। मेरे ख्याल में लगता है ऐसे, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड ट्रोलिंग फिर उसके बाद ही शुरू होती है। गालियां वगैरह तो जैसे पहले भी मैंने कहा कि वो तो पहले भी रैंडम भी पड़ती थी, लेकिन फिर एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रोलिंग जो कि डिफरेंट लेवल की होती है, जो कि खाली सिर्फ उसके नीचे गालियां और बाकी चीज होती है, बट दिस इज अ सर्टेन काइंड ऑफ थिंग। जो दूसरी आपने कहा कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का क्या है, देखिए हमें जो नेशनल असेंबली की ह्यूमन राइट्स कमेटी है जिसके चेयर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने तो फौरन इसका नोटिस लिया और उन्होंने हमें, क्योंकि हमने अपनी स्टेटमेंट में वैसे भी आस्क्ड द ह्यूमन राइट्स कमेटी आल्सो टू टेक नोटिस, तो उन्होंने हमें बुला भी लिया है 18 तारीख को। दूसरा ये है कि PMLN की तरफ से भी हमने देखा कि काफी सपोर्ट, और ये आप जो बात करिए कि क्या वो सिर्फ इसलिए करेगा ऑपोजिशन नहीं, देखिए गवर्नमेंट के अंदर भी शीरी मजारी साहब हु इज द ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर, फेडरल ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर, उन्होंने हमारे हक में सपोर्ट में उन्होंने ट्वीट भी की। और ये है कि वो काफी इट मीन्स अ लॉट, बिकॉज उसके बाद उनकी अपनी भी काफी ट्रोलिंग हुई उस चीज के ऊपर कि क्यों वो हमारा साथ दे रही है। लेकिन ओवरऑल हमें अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से सिवाय शीरी मजारी साहबा के
एज सच कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं रहा। बट ये भी खैर एक बड़ी बात है कि एक फेडरल सिटिंग मिनिस्टर जो है वो हमारी सपोर्ट के लिए बात कर रही है। ऑपोजिशन पार्टीज की खाली ये बात नहीं है कि वो इसलिए कर रही हो, हो भी सकता है कुछ इसलिए कर रही हो कि पीपल के वो गवर्नमेंट की बात है। बट थिंग इज कि देखिए हमने तो रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल लेनी थी। मैं तो यही बात कर रही हूँ कि ये सारे सोशल मीडिया विंग्स जो है पीटीआई की देखा देखी बाकी पार्टीज ने भी अब बना दी, तो इसलिए हम ये नहीं कहते। लेकिन जो एक स्टेट पावर होती है, स्टेट मशीनरी होती है, दे आर बिहाइंड समथिंग। जिस तरह अभी वो इंडिया के अंदर जिस तरह मैं बात करी, जो बीजेपी की सोशल मीडिया प्रेजेंस होगी या जो उनकी सोशल मीडिया ट्रोलिंग की वो सारी होगी, और जिस किस्म की वो फिर फीमेल जर्नलिस्ट के जैसे खासतौर पे मुझे लगता है कि शायद एक इसमें मिसोजिनी का भी एलिमेंट आता है। दे थिंक कि फीमेल जर्नलिस्ट आर एन इजी टारगेट, दे कैन इजीली बुली अस इन साइलेंस। देखो सेल्फ सेंसरशिप हमने की, हमने स्टेटमेंट में भी लिखा है। मैं कई दफा ट्वीट करने से पहले सोचती मैं ट्वीट करूं कि ना, फिर मैं गायब हो जाती, मैं नहीं करती। मतलब ये होता है, ये सबके साथ इस तरह की चीज होती है। इवन न्यूज रिपोर्ट भी आप ट्वीट करो, कोई उस पर कॉमेंट नहीं आपने दिया, उसके नीचे भी गालियां, और गालियां जिस तरह मुनीज़े ने कहा वो हम रिपीट भी नहीं कर सकते, वो इतनी सेक्सुअलाइज्ड इन नेचर है। फिर आपके ऊपर इल्जाम है कि यू गेट पेड जी लिफाफा जर्नलिस्ट हो, यहाँ पर एक बड़ा लफ्ज इस्तेमाल है कि लिफाफा जर्नलिस्ट हो। तो इल्जाम लगाना बहुत आसान है, फिर हमारी सही वाली न्यूज को भी ऐसे ही फेक न्यूज कह के डिबंक कर देना, डिस कर देना, ये हमारी क्रेडिबिलिटी को भी हिट करता है। देखिए इसमें ये हमारे असल में एक मेंटल टोल तो है जो ये सारी सेक्सुअलाइज्ड नेचर ऑफ अब्यूज और एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रोलिंग से होती है, बट देन द अदर थिंग इज कि वी आर हिट प्रोफेशनली, हमारी एक्सेस कभी ब्लॉक हो जाती है, हमारी क्रेडिबिलिटी जो हमारे अगर ऑडियंस है या व्यूअर्स हैं, जो कि ठीक है वैसे तो ऑडियंस बहुत ज्यादा अकलमंद होती है, दे नो कि बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा इस तरह की चीजों का होता है, खासतौर पर अगर आप क्रिटिसाइज करें, बट इवन देन द थिंग इज कि आप फिर भी लोगों को आप एलियनेट कर रहे हो, डिस्क्रेडिट कर रहे हो जर्नलिस्ट। तो उसके खिलाफ हमने सोचा कि हम क्यों ना आवाज उठाएं। हम शुरू में 3-4 ही थी, फिर बाद में मिनिस्टर मुनीज़े ने कहा कि वी रीच्ड आउट टू ऑल ऑफ दीस पीपल एज वेल, हमने कहा कि हमें आवाज उठानी चाहिए। शुरू में हमने भी सोचा कि क्या लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, मतलब इज इट सो सीरियस, बट देन वी थॉट वी हैड इनफ यार। और कहीं ना कहीं वो जो रेड लाइंस है जिसकी बात सुहासिनी कर रही है, मुनीज़े कर रही है, मुनीज़े इनफैक्ट उसी पॉइंट को जो सुहासिनी ने जिसका जिक्र किया कि भाई ये आमतौर पर एडवाइस दिया जाता है कि कोई ट्विटर पे ट्रोल हो तो आप म्यूट बटन का इस्तेमाल करें, आप ब्लॉक का इस्तेमाल करें, उनको पब्लिसिटी चाहिए आप उनको पब्लिसिटी ना। इस आर्ग्यूमेंट को, हालांकि हाँ वो हमारे मेंटल पीस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी हो जाता है कि हम उस तरह के सराउंड साउंड को कट कर दे, लेकिन क्या वो एक सही स्ट्रैटेजी नजर आता है मुनीज़े? स्मिता, मैं एक बात आपसे करना चाहती हूँ। जिंदगी में हमने बहुत सारी खवातीन को देखा, चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो सहाफत में हो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, जिन्होंने ये बड़ा कुछ फेस किया। आई रिमेम्बर मैं बेनजीर भुट्टो साहिबा का इंटरव्यू करने गई थी, और उस वक्त बड़ा सुनहरा मोमेंट था। दोनों नवाज शरीफ साहब और बेनजीर भुट्टो वापस आ रहे थे पाकिस्तान, मुशर्रफ की यहाँ पे आमराना दौर था, और उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उस वक्त साइन किया था लंदन के अंदर। तो उसी दिन एक अखबार था, और उन्होंने बेनजीर भुट्टो साहिबा, जो अब उनके बच्चे बड़े हो गए थे, शी वाज वेल इनटू हर 50s, और उन्होंने उनकी तस्वीर निकाली थी। उनकी तस्वीर थी, नीचे देयर वाज अ नेकेड मॉडल, रशियन मॉडल, तो दे जस्टपोज द पिक्चर, एंड नीचे उन्होंने कैप्शन उर्दू में दिया था कि आप क्या चाहते हैं कि इस किस्म की खातून आपकी वजीर आजम बने। और इट रिमाइंडेड मी कि जब मैं बच्ची थी तो पहली दफा जब वो वजीर आजम बन रही थी इन द 80s, तो पीटीवी ने एक प्रोग्राम चलाया था जहां पे उन्होंने पूछा था लोगों से जाके कि इस्लाम के अंदर तो ये है ही नहीं कि जो खवातीन है वो वजीर आजम बन सकती है कि नहीं बन सकती। फिर उस वक्त थोड़े अरसे बाद मियां नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत आई, तो एरोप्लेन से फ्लायर जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। बेनजीर भुट्टो साहिबा एक बॉल गाउन में थी ऑक्सफोर्ड में, और एक आदमी के साथ वो डांस कर रही थी, और नीचे लिखा हुआ था ये है असल चेहरा बेनजीर भुट्टो का। और मेरी नानी उस वक्त कह रही थी कि मैं वोट डालने नहीं जाऊंगी, मगर वो तैयार हो रही थी, उनका था ये फ्लैट देख के अब तो मैं बेनजीर के लिए ही वोट डालूंगी। सो मैं ये समझती हूँ कि मैं अपनी वालदा का भी एग्जाम्पल देती हूँ। उनको जिस किस्म की गालियां पड़ती थी, मैं बड़ी शुरू में बड़ी डिप्रेस होती थी, तो मुझे वो कहती थी कि हाय हाय मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह मैंने बेनजीर का जब इंटरव्यू करने गई तो मैंने उनसे पूछा कि आज आपके बारे में ये तस्वीर छपी है, तो आप चाहती हैं मैं आपसे इसके बारे में पूछूं? उन्होंने कहा
But Munize, they have been doing this to me forever. I was in my 20s when they started doing it. Now I'm in my 50s. I'm not interested in commenting on this. I want to talk about the Pakistan People's Party manifesto. That's what I want to talk about. So, you know, I have seen in my life women जिन्होंने अपने ऊपर कातलाना हमले, जिस तरह my mother, जिन्होंने I mean मेरी वालदा का तो ये भी कहा गया था कि उनकी तो शादी जो है वो ही हराम हो गई है, उनके बच्चे ही सारे हराम हैं। अब मतलब वो पूरे शहर में पोस्टर उनके खिलाफ इस तरह लगाए जाते थे। सो उन्होंने ये सारी चीजें दरगुजर की, मगर मैं आज सोचती हूँ कि शायद एक तरह से दरगुजर इसलिए किया क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े काम करने थे और तब वो माहौल नहीं था कि आप बात कर सकते। अब मैं समझती हूँ कि वो माहौल बन गया है और आज की जो लड़कियां हैं हमारे से भी जो छोटी हैं वो इस किस्म की बदतमीजी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और बहुत जरूरी है कि हम जो अपने अब मिड करियर में आ गए हैं, आप हैं, सुहासिनी है, स्मिता, नेमल है, कि हमें अपनी बात रियलाइज करनी चाहिए कि जो नई जनरेशन है वो क्यों इस किस्म की बदतमीजी को बर्दाश्त करे। तो मैं ये समझती हूँ कि बर्दाश्त का लेवल ना, शुक्र है अल्लाह का, कम होता जा रहा है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग आपकी चुप्पी को जो है कमजोरी भी समझने लगते हैं, तो वो संदेशा भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन बातों को सुनकर ये जरूर लगता है कि भाई ये इस कोरोना के दौर में जहाँ इतने सेक्टर्स में नौकरियां जा रही हैं, आईटी सेल में मानो खूब से भर्तियां हो रही हैं। सुहासिनी, इसके पीछे का एक पॉलिटिकल इकोनॉमी भी नजर आता है, इसके पीछे एक बकायदा एक बाजार है इस ट्रोल आर्मी के पीछे, वो ब्लू टिक वाले वेरीफाइड ट्रोल्स हो या अनवेरीफाइड ट्रोल्स। बिल्कुल। और स्मिता, ये एक नया रुख है, क्योंकि आई थिंक जो हम जब हम ट्रोल्स की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये लोग हैं जो सिंगल लोन वुल्फ कहीं बैठे हैं कंप्यूटर के सामने और अटैक कर रहे हैं। लेकिन जैसे मेमल ने कहा, एक ऐसा गुट भी है जो एक ऑर्गेनाइज तरह का ट्रोल है, जहां पर इशारा तो कहीं और से आता है, इशारा किसी पॉलिटिशियन से आएगा या किसी पावरफुल इन्फ्लुएंसर से आएगा, लेकिन उसके बाद जो आता है, जो जिस तरह का अटैक आता है, वो मतलब एक ऑर्गेनाइज तरह से होता है। अब आई थिंक इंडिया में भी जैसे ये किताब लिखे गए हैं, एक जर्नलिस्ट ने खुद एक किताब लिखी थी, आई एम अ ट्रोल, जिसमें उन्होंने ट्रोल से बात करके पता की थी कि कितनी ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन मुझे ये भी याद है स्मिता, कुछ साल पहले जब हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ने कहा था कि ये जो ट्रोलिंग है इस पे मतलब 0 टॉलरेंस होना चाहिए, और उन्होंने एक कुछ अश्लील ट्वीट्स को देखकर, जो कि एक बहुत जाने माने सिंगर ने दी थी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं एक वुमेन चाइल्ड मिनिस्ट्री में एक एंटी ट्रोलिंग साइबर सेल सेटअप करने वाली हूँ। और उसके बाद लगातार उनकी जो ट्रोलिंग हुई, और मुझे लगता है 1 हफ्ते के लिए लगातार उनके खिलाफ चीजें कही गई, और इसी तरह की अश्लील बदतमीजी उनके साथ कि मुझे नहीं लगता है कि वो साइबर सेल ज्यादा देर रहा था। पहले कुछ दिनों में उनको बहुत सारे कंप्लेंट मिले थे, और उसके बाद हम मतलब उसके बारे में हमने कुछ सुना भी नहीं था। तो इस तरह की जो ट्रोलिंग होती है उसमें डेफिनेटली कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, और इस वजह से आई थिंक विमेन इन पर्टिकुलर सबको थोड़ा ज्यादा डर लगता है, क्योंकि अगर जो आपको ट्रोल कर रहा है कोई लोन वुल्फ है कहीं पर, ठीक है, मैं उसको ब्लॉक कर सकती हूँ, लेकिन अगर जो इरादा है वो मुझे इस तरह से मतलब डराने का है, मेरे जो पर्सनल डिटेल्स है उसको आप वेब पे डाल दो, मेरा फोन नंबर आप कहीं वेब पे डाल दो, तो इस तरह की ट्रोलिंग से थोड़ा ज्यादा डर आता है। एंड आई थिंक जो जर्नलिस्ट ने फेस किया है, वायलेंस जो उन्होंने फेस किया है पिछले कुछ सालों में साउथ एशिया में, एक जाहिर है कि एक मतलब आपके लिए एविडेंस है कि इस तरह की ट्रोलिंग से काफी डेंजरस इफेक्ट है। बिल्कुल, और इस तरह के काफी मामले भी आए हैं जब जर्नलिस्ट हो या काफी सारे इनफैक्ट ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जिनके बाकायदा मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ा है इस विशियस, इस जहरीले इकोसिस्टम की वजह से। काफी लोगों को अपना जो है ट्विटर अकाउंट वगैरह, फेसबुक अकाउंट वगैरह डीएक्टिवेट करना पड़ा, कुछ लोगों ने इसे अलविदा ही कह दिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, जो काफी बार सोचने को मजबूर कर देता है कि क्या साउथ एशिया की अगर हम बात करें, क्या हमारी पॉपुलेशन जो है शायद अभी तक उतनी एजुकेटेड नहीं है,
और एजुकेशन का मतलब सिर्फ उन सर्टिफिकेट्स का नहीं है जो स्कूल कॉलेज से मिलता है, बल्कि आपकी वैल्यू सिस्टम, आपकी नॉलेज सिस्टम, कि हम सोशल मीडिया की आजादी को एक तरीके से हैंडल कर सके। तो ऐसे में जो आखिरी सवाल मैं आप तीनों से एक एक करके पूछना चाहूंगी, सुहासिनी अगर मैं वापस आपसे कर सकूं, कि यहाँ आज आप जब देखती हैं कि जो जर्नलिस्ट के खिलाफ खास करके जो अटैक्स हैं वो अलग अलग स्टेट्स में हो रहे हैं जहां अलग अलग रूलिंग पार्टीज है, और पिछले दिनों ही एक चर्चा में मुनीजे भी उसमें थी, हम बात कर रहे थे कि कैसे कोविड के इस दौर में एक मेडिकल इमरजेंसी को एक पॉलिटिकल इमरजेंसी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है अलग अलग मुल्कों में। तो इस दौरान क्या आपको लगता है कि सारे लोग कभी भी संगठित एक पेज पर आकर इन बातों की निंदा करेंगे, या उनके इंटरेस्ट में होता है कि किस तरीके से जो है ये टूल आगे भी जो है जारी रहेगा हरासमेंट के लिए? पहले ये कोरोना वायरस के टाइम में आई थिंक एक बहुत कन्वीनियंट एक्सक्यूज बन गया है सारे रेजिम्स के लिए, सारे जो हुकूमतें हैं उनके लिए, कि उनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं हो सकती है, पब्लिक में कोई प्रोटेस्ट नहीं हो सकती है। ये अच्छी बात है कि ये जो पाकिस्तान में सहाफी थे उन्होंने अपना प्रोटेस्ट ऑनलाइन किया था, लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि भारी तादाद में लोग अब सड़कों पे नहीं आ सकते हैं, और जब भी वो आना चाहेंगे भी तो मुझे लगता है कि ये कोरोना एक बहुत ही वैल्यूबल टूल बन गया है हुकूमतों के लिए। लेकिन इसके अलावा ये भी है कि कोरोना वायरस की वजह से लोग इतने बिखरे हुए हैं, सब अपने अपने घर में हैं, कि शायद वो ना फील कर पाए जो एक गुट जिससे गुजर रहा है। तो आई थिंक योर पॉइंट इज गुड कि इस कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से जो प्रोटेस्ट पहले हुआ करते थे शायद उनको इतना सपोर्ट ना मिले, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि कोई ऐसे विमेन जर्नलिस्ट नहीं होंगी जिसने ये फेस नहीं किया होगा। पॉलिटिशियंस, विमेन पॉलिटिशियंस अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस दोनों तरफ पे ये फेस कर रहे हैं। तो कभी ना कभी ये जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके खिलाफ आई थिंक देयर विल बी सम काइंड ऑफ एक्शन। जैसे मैमल ने कहा, उनके पार्लियामेंट में अब ह्यूमन राइट्स कमेटी में इसकी चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि इसी तरह से हम इस पे बिल्ड कर सकते हैं। मुनीसे ने कहा कि हमारे मेरे पेरेंट्स की जनरेशन में अगर वो थोड़ा ज्यादा शोर मचाते, लेकिन उनकी जनरेशन में वो तो सिर्फ एक मतलब अपना एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए उनको इतनी जंग लड़नी पड़ी, तो शायद हमारी जनरेशन में हमने ये जंग भी लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल। और दर्शकों को थोड़ा सा मैं यहाँ बता भी दूं, जो लोग वाकिफ नहीं हैं, जब मुनीज़ा अपनी वालदा की बात कर रही थी, यानी कि अपनी माँ की बात कर रही थी, अस्मा जहांगीर की, एक ऐसा बड़ा नाम जिनकी आवाज की कमी आज हम सभी महसूस करते हैं साउथ एशिया में, जो भी ह्यूमन राइट्स पर काम करता है और जिसे हम चैंपियंस ऑफ लिबर्टी के तौर पर देखते हैं। मुनीज़ा, आपको क्या उम्मीद है यहाँ पर आगे की इस लड़ाई में, और खास करके पाकिस्तान में हम जब बात करते हैं जहाँ जर्नलिस्ट की असैसिनेशंस हुई हैं, रातों रात डिसअपियरेंसेस हो जाती हैं, रेड्स पर जाते हैं घरों में, बहुत एक टफ दौर आप लोगों ने लगातार देखा हुआ है। उम्मीद क्या है आपको यहाँ से आगे हालात के सुधरने की, खास करके इस तरह के सोशल मीडिया के हालात? देखिए स्मिता, सासी, मुझे ऐसा लगा है कि जो आने वाला वक्त है उसके अंदर जो सेंसरशिप है मजीद बढ़ेगी। आज मैं और आप इस तरह बात कर रहे हैं, हो सकता है कि जंग जो आने वाली इस तरह और सख्त होगी, हो सकता है। और इस तरह के मंसूबे हमने देखे ना सिर्फ पाकिस्तान में मगर हिंदुस्तान में भी हमें खबर आई है कि नेशनल इंटरेस्ट को लेके, पेट्रियटिज्म को लेके सख्त होगी। वो हम आप तो कल मोहम्मद हनी साहब ने हमारे voicevk.net के प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ये कहा कि जब हमने आजादी ली तो शायद ब्रिटिश को नहीं पता था कि किस तरीके से हमें अच्छी तरीके से सेंसर करना है। अब जो हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, उनको बखूबी पता है कि कैसे अपने लोगों को अच्छे तरीके से मजल करना है और सेंसर करना है। तो मैं समझती हूँ कि लड़ाई तो अब और एक बड़े मुश्किल मरहले में जा चुकी है। अब सवाल ये है कि हमने लड़ना कैसे है। वो लड़ने के टूल्स हमारे बड़े हमें सिखा गए हैं। मैं समझती हूँ कि जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहते हैं वो दोनों मुल्कों के दरमियान अमन भी चाहते हैं, वो जमहूरियत भी चाहते हैं, उनके वैल्यू सिस्टम्स यही होते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये सारी चीजें आपस में मुंसलिक है। जब आपके यहाँ और हमारे यहाँ सही मायने में जमहूरियत आएगी तो मैं और आप भी आजाद होंगे, सोशल मीडिया पे कदगने भी कम होंगी
और हिंदुस्तान और पाकिस्तान करीब भी आएंगी। मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ पूरी दुनिया रीजनल सॉल्यूशंस की बात कर रही है स्मिता, चाहे वो टिड्डी दल, चाहे वो कोविड से लड़ना हो, और यहाँ पे ये अपने गन्स के ऊपर स्पेंड करके और इसके ऊपर स्पेंड करके अब क्या वो गन्स को लेके टिड्डी दल को मारेंगे? सवाल ये है, या गन्स को लेके एनवायरनमेंट के ऊपर धावा बोलेंगे? तो अब ये जो कन्वेंशनल वॉरफेयर पुरानी हो चुकी है और जो इसके सरमायाकार हैं वो भी अब पुरानी थिंकिंग के हो चुके हैं। अब दुनिया किसी और तरफ देख रही है, जंगें किसी और नौयत की हुई। तो मैं ये समझती हूँ that times are against them, time is with us, time is with the people of India and Pakistan, and that's a positive note from you. महमल, आखिरी कमेंट्स आपसे लेना चाहूंगी मैं। मतलब क्या एक तरीके से इसका आपने हल्के से जिक्र भी किया पहले, लोग मजबूर हो गए हैं सेल्फ सेंसर करने के लिए कि भाई, और ये टैक्टिक्स इसलिए भी इस्तेमाल हो रही है क्योंकि भाई टेलीविजन को आपने डीलेजिटिमाइज कर दिया है। टीवी स्टूडियोज में आज उल जुलूल डिबेट्स होती हैं, सिर्फ और सिर्फ कम्युनल पोलराइजिंग डिबेट्स होती हैं, और उसके बाद टीवी को पेश किया जाता है कि टीवी इज इक्वल टू मीडिया। तो मैं ये लोगों को हमेशा याद दिलाती हूँ कि जब आप इंडियन मीडिया की बात करते हैं तो वो सिर्फ टीवी नहीं है। आज बहुत सी आवाजें हैं जो प्रिंट में हैं, ऑनलाइन हैं, इंडिपेंडेंट हैं, जो अभी भी दे आर स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। तो इन लोगों को दबाने के लिए ये जो टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए भी कि मजबूर किया जाए कि वो सेल्फ सेंसरशिप करें खुद से, या हम यू राइट स्मिता, एक्चुअली जो जर्नलिस्ट को डिस्क्रेडिट करने की बात है ना, वो इसीलिए है। वो बेशक वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, वो डिजिटल मीडिया के हों, वो प्रिंट मीडिया के हों, ये चीज होती है। ये हमने इंडिया में भी देखी है, पाकिस्तान में भी, अमेरिका में आप देखें, ट्रम्प हर चीज को जो से नहीं पसंद वो से फेक न्यूज कहते थे ना। तो ये आई थिंक एक पूरे जो एक राइट और अथॉरिटेरियनिज्म जो है, ये पूरा पॉलिटिक्स ही शिफ्ट आई है दुनिया के अंदर काफी ज्यादा, अनफॉर्चुनेटली। एंड आई थिंक इन सबको जब ये ऑपोजिशन में होते हैं तो इनको फ्री प्रेस बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इनको हम टाइम दे रहे होते हैं। लेकिन जब ये लोग गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो इनको वही फ्री प्रेस बहुत बुरी लगती है क्योंकि इनके ऊपर क्रिटिसिज्म या इनके ऊपर सवाल उठ रहे होते हैं। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी स्मिता की जो बहुत पॉजिटिव चीज हमें स्टेटमेंट जारी करने के बाद नजर आई, मैं आपको सच्ची बात बताऊंगी, जब हम ये कुछ चंद बैठ कर स्टेटमेंट बना भी रहे थे और इसके बारे में बात भी कर रहे थे, तो हमने सोचा कि यार जब हम डालेंगे तो सिवाय हमारे कोई भी नहीं ये हैशटैग पे करेगा, चलो हम 8-10 लोग कर देते हैं या जो भी है, पता नहीं कोई ट्रैक्शन मिलेगी कि नहीं, ये ना हो। I mean, we were just like, you know, पता नहीं क्या होगा इसका रिस्पॉन्स। We were not expecting this response। इतना अनप्रेसिडेंटेड हमारे साथ लोगों ने, हमारे मेल कॉलीग्स ने भी हमें अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी, जिसका मैंने पहले भी कहा, शीरी मजारी साहबा से आना, सिटिंग गवर्नमेंट से आना, जब हम उन्हीं की गवर्नमेंट की बात भी कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। फिर बाकी भी पार्टीज के अलावा लोगों से, जेन्युइनली सोशल मीडिया पे लोग जो जर्नलिस्ट भी नहीं है, जिनका कोई ताल्लुक नहीं किसी पॉलिटिकल जमात से भी, एक प्रॉपर आई, क्योंकि लोग एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आई थिंक सोशल मीडिया पे तंग आ गए। देखिए आपको याद होगा आज से 10 साल पहले जब हम लोग नए नए ट्विटर वगैरह पे आए थे तो हम लोग बहुत मजाक भी आपस में करते थे, हम बातें करते थे, एंगेजमेंट भी होती थी, इवन पीपल हु डिसएग्रीड विद अस हम उनके साथ भी एंगेज करते थे। आज सिविलाइज्ड डिस्कोर्स नहीं है। आज मैं आपको हेलो स्मिता या हेलो सुहासिनी या हेलो मुनीज़ा लिखूंगी ना तो नीचे एक तो पहले आ जाएगा कि वो ट्रेटर क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान, दूसरा हमें गालियां आ जाएगी, तीसरा हमारी औरतें होने पे या हमारी शक्लों पे कोई चीज आ जाएगी कमेंट, और उन्हें लगेगा कि हम सारे बहुत अमीर हैं क्योंकि आपको रॉ से पैसा मिल रहा है, मुझे ISI से पैसा मिल रहा है। तो सारे जो और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जब ये ट्रेटर कह रहे होते हैं तो आलू जो खा रहे होते हैं और प्याज जो इंडिया से आया होता है वो खा रहे होते हैं, तब उसको वो नहीं याद आता। हम चारों सब ट्रेटर बैठे हुए क्योंकि हम पीस की बात करते हैं या हमारे आपस में चले, और उनमें से काफी लोग जो ट्रेटर कह रहे होते हैं खुद जो है अंडा शेप की फोटोज डाले हुए होते हैं ट्विटर पर, या तो इन दिनों जो है दूसरे तरह की फोटोज चल रही होती है। पर बहरहाल मुझे लगता है कि आपने ट्रम्प का जिक्र किया महमल, और एक बात है कि वहां कम से कम इंस्टीट्यूशंस इतनी मजबूत है अमेरिका में कि ट्रम्प भले ही फेक न्यूज कहे लेकिन लगातार प्रेस के सवालों को वो लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री ने 6 साल में आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया है। तो जो राहत इंदौरी साहब आज हमारे बीच में नहीं है, और वो जिस तरह से लिख कर गए थे कि अंदर का जहर छूट लिया, धुल के आ गए, कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। तो ये सोशल मीडिया पर जो लोगों की शराफत दिखने लगी है, मुझे लगता है लोगों को आज जब आप स्वाधीनता दिवस की जश्न मनाते हैं तो अपने अंदर की आजादी की भी जरूरत है, ताकि आप अपने अंदर की इस जहर से खुद को आजाद कर सके, नहीं तो ये जहर आपको भी खा जाएगा
दूसरों के को नुकसान पहुंचाने से पहले। और बहुत शुक्रिया महमूद सरफराज लाहौर से, मुनीज़े जहांगीर लाहौर से, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुहासिनी हैदर दिल्ली से। जाते जाते एक आखिरी संदेशा मैं जरूर देना चाहूंगी जो हमारे साथ लोग यूट्यूब स्टेशन पर जुड़ रहे हैं, सत्य हिंदी के पोर्टल्स पर जुड़ रहे हैं, कि हम कोरोना काल में रह रहे हैं। लाखों लोगों की जिंदगियां आज बर्बाद हो गई हैं, लोगों की जिंदगियां उजड़ गई हैं, नौकरियां चली गई हैं। तो कोरोना से आजादी में अभी वक्त लगेगा, ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी, अभी वैक्सीन भी उतने नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभाना आप ना भूले। जब भी घर से बाहर निकले, लोगों से मिल रहे हो, तो मास्क जरूर आप पहने। इसी संदेशा के साथ, इसी पब्लिक अपील के साथ आप लोगों से मैं इजाजत लेती हूँ। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।